हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के ऑफिशियल सिलेबस से रिलेटेड कि आखिर क्या सिलेबस है, किस किस टॉपिक को कवर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अब समय आपके पास 10 से 12 दिन के बच गए हैं। 13 जून का आपका एग्जाम है एलएलएम एंट्रेंस का। तो अब आपके पास 10 से 12 दिन बच गए हैं। तो अब आपको क्या करना क्या है, आपकी तैयारी हो चुकी होगी। अगर कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो आज मैं बताने वाली हूँ हर सब्जेक्ट से कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और उसी सब टॉपिक से आपको रिवीजन करना है। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप थॉरोली और डीपली पढ़ो, अब आप रिवीजन करो। और अगर कोई टॉपिक कवर नहीं है तो मैं वीडियो में आज बताने वाली हूँ सिलेबस से अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केस लॉज वगैरह सब बता दूंगी कि आप बस उसको कवर करो। अगर किसी सब्जेक्ट का कुछ बाकी रह गया है तो अगर हो चुका है तो उन टॉपिक का आप बस रिवीजन करो और साथ ही एमसीक्यूज लगाओ। रिवीजन और एमसीक्यू डेली बेसिस पे आप इतना करते जाओ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना टॉपिक हमें कवर करना है। तो चलिए हमारा ऑफिशियल सिलेबस कौन कौन से, इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट हैं और 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज। और हमारे इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सब पे डिटेल डिस्कशन में कर चुके हैं ऑलरेडी, चैनल पे वीडियो अपलोड है। अगर आप में से कोई नहीं देखे हैं, अगर कंफ्यूजन है तो आप जाइए उसको देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा 10 सब्जेक्ट है, तो जैसा कि हमारे यहाँ पे आपको 10 सब्जेक्ट का नाम दे रखा है। पहला हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, फिर बीएनएस 2023 है जिसे आप लॉ ऑफ क्राइम कहो या फिर क्रिमिनल लॉ कहो। इसमें बीएनएसएस या फिर बीएसए नहीं पूछा जाएगा, आपको बीएनएस पूछा जाएगा। जुरिस्प्रूडेंस हो गया आपका, फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया जिसमें टीपीए पूछा जाएगा, फिर फैमिली लॉ का हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स हो गया, लेबर लॉ हो गया। तो टोटल 10 सब्जेक्ट और इससे 150 क्वेश्चन होते हैं। यानी ओवरऑल देखें तो हर सब्जेक्ट से अप्रोक्स 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। तो आपको करना क्या है, तो जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट से आपको सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि सबका मार्जिनल नोट, जितने भी एक्ट उसमें है सबके मार्जिनल नोट, एक्ट नंबर, इन्फोर्समेंट डेट, एसेंट डेट, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। क्योंकि काफ़ी टाइम मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन दिया जाता है इस टाइप का। एक टाइप आपका ईयर दे दिया जाएगा, एक टाइप का एक्ट का नाम दे दिया जाएगा। क्योंकि एग्जाम के लिए आपको स्पेशली मैक्सिम और लीगल मैक्सिम और केस लॉज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनाते हैं। और दृष्टांत वगैरह से जो क्वेश्चन रहते हैं, आई जिस बीएनएस वगैरह के जो दृष्टांत हैं कॉन्ट्रैक्ट के हैं, तो इन सब पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। वो भी सिर्फ उन मेन जो टॉपिक्स होगा ना, सिर्फ उसका, सारे को अब नहीं करना क्योंकि अब समय नहीं है कि आप बहुत लेंदी में पढ़ो। अब बस रिविजन एमसीक्यूज करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो टॉपिक वाइज। मिक्स्ड एमसीक्यूज करो। मिक्स्ड एमसीक्यूज इसलिए करो ताकि वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी होने वाला, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अभी आप टारगेट कर लो कि हमें इतना क्वेश्चन इतना टाइम में करना है, वो चीज़ आपको, और मिक्स क्वेश्चन रहेगा ना, तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स। हमारा पहला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है इम्पोर्टेंट आर्टिकल, कितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स का नेम क्या है, शेड्यूल वगैरह कितने हैं उसका क्या नेम वगैरह है, स्टार्टिंग में कितने शेड्यूल थे, फिर कितने शेड्यूल ऐड करके अब वर्तमान में कितने शेड्यूल्स हैं। तो आपको इन सब का नेम वगैरह याद रखना होगा। और दूसरी चीज़ की जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, सारे अमेंडमेंट नहीं याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद रखने हैं। और उसके बाद आपको लैंडमार्क एंड लीडिंग केस लॉज, जो लैंडमार्क जजमेंट है उनको आप ध्यान रखिए। कुछ करंट में जो भी जजमेंट आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, तो उन जजमेंट्स को आप याद रखिए। जैसे अब लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट तो अब है ही इंपॉर्टेंट, और लीडिंग केस लॉज में क्या है कि आपको 5-6 साल के, कम से कम 5-6 साल के आपके केस लॉज देखने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं वो। इसमें सबसे पहले आपको प्रियम्बल देखना है। प्रियम्बल में हमें क्या चीज़ देखना है कि रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन, सिग्निफिकेंस और अमेंडमेंट वर्ड एडिट, मतलब जो इस प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन के लिए, कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, किस अमेंडमेंट से जोड़े गए प्रियम्बल में, क्या चेंज, जैसे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सब जो हम पढ़ते हैं तब जोड़े गए, ये अमेंडमेंट को हमें ध्यान रखना है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स देखने, तो फंडामेंटल राइट्स में हमें कौन कौन से आर्टिकल को कवर करना है, तो इसमें आर्टिकल 14 हो गया आपका, 19 हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी, फिर 13 देख लो कैसे
लॉ कहाँ डिफाइन है, लॉ इन्फोर्स कहाँ डिफाइन है, तो इन सब चीज़ को आप देखना जरा। फिर 21 देख लो, 21 से आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केस लॉज होंगे ना, वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने केस लॉज है, चाहे वो लैंडमार्क जजमेंट हो या लीडिंग केस हो, जो भी है, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड केस लॉज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर 21A कब किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, फिर 32 में जो रेमेडीज दी गई है वो देख लेना। 13 में आपको ये देखना है कि कब कोई भी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशनल के मूलाधिकार से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट जाने पे कैसे वो वाइड हो जाता है, तो इन सब चीज़ पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। तो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी में हमें क्या देखना है, तो डीपीएसपी में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं, जिसमें हमें देखना है कि हाउ डीपीएसपी इंटरप्ले विथ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच क्या कनेक्शन है, फंडामेंटल राइट हमारा गोल है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए डीपीएसपी कैसे वर्क करता है, तो ये सब चीज़ देखना है। फिर इसमें डीपीएसपी में जो भी अमेंडमेंट वगैरह दिए गए वो देखिए। फिर सरकार को आखिर क्या क्या ड्यूटीज लाइबिलिटीज दी गई है कि वो किन के लिए क्या वर्क करे, जैसे कि स्पेशली बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली बस वर्क दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं। डीपीएसपी में जो भी वर्क्स दिए गए हैं, लाइबिलिटी ड्यूटी दिए गए हैं गवर्नमेंट को, तो आप इन चीज़ को जरा देख लेना कि किसके लिए पार्लियामेंट स्पेशली लॉ बना सकती है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो अल्पसंख्यक के लिए। तो आप इन आर्टिकल्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। फिर किस अमेंडमेंट के साथ क्या जोड़ा गया आप जरा एक बार वो देख लेना। फिर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें क्या देखना है, तो इसमें तो आर्टिकल 51 एक है, तो वो कब उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें जो भी दिए गए हैं पॉइंट्स आप उसको देख लेना। और फिर कौन से अमेंडमेंट के द्वारा उसमें चेंजेस आए गए, कब जोड़े गए, तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। फिर हमारा ये जो हमारा जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविस्ट में, इसमें हमें क्या करना है, तो इसका जो लैंडमार्क जजमेंट वगैरह होते हैं और जो लीडिंग केस में के माध्यम से भी जो न्यू मूलाधिकार वगैरह जोड़े जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि जैसे आर्टिकल 21 में जोड़ दिए जाते हैं अक्सर कि सब ये सभी अधिकार हमारे मूल अधिकार की लिस्ट में आएंगे, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएंगे, तो अब इन सब चीज़ को देखना कि जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म के द्वारा न्यायपालिका किस चीज़ को आर्टिकल 21 में जोड़ती है। अब आपका सेपरेशन ऑफ पावर आता है। सेपरेशन ऑफ पावर में हमें क्या देखना है कि एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियरी हो, इन लोगों के बीच कैसे सेपरेशन हुआ है पावर का, किस शेड्यूल में दिया गया है, किस आर्टिकल में इनका ये चीज़ का जिक्र किया गया है, तब इसको देख लेना। फिर आपका फेडरलिज्म आता है। फेडरलिज्म में क्या सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको देखो, आर्टिकल को देखो रिलेटेड। फिर आपका जुडिशियरी, जुडिशियरी कैसे वर्क करती है, कहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहाँ प्रोविजन दिए गए हैं, उनके क्या क्या रोल्स हैं, तो आप उसको देखो। फिर एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर प्रेसिडेंट के जो स्पेशल पावर दिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव रोल्स में, डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, आप उन आर्टिकल्स को कवर करो। उसका तो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन आता है। इमरजेंसी प्रोविजन में हमें क्या देखना है, इमरजेंसी प्रोविजन में हमें बेसिकली देखना है कि कितने टाइप्स की इमरजेंसी है और क्या इस इमरजेंसी लगाने के क्या इम्पैक्ट होते हैं, कौन कब लगा सकता है, तो इस आर्टिकल को हमें देखना है जो कि 352 से 360 तक में है। इमरजेंसी के ग्राउंड्स को देखना है कि किन ग्राउंड्स पे, किस आर्टिकल में किस ग्राउंड्स पे कौन सा इमरजेंसी लगाया जाता है, तो हमें ये भी देखना है। अब हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो इसका जो आर्टिकल है वो 368 है। अब इसकी क्या प्रोसीजर है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के क्या प्रोसीजर है, कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत प्रतिपादित करने में अपना योगदान निभाया है, तो इन सब चीज़ों को देखना है कि कौन कर सकता है, किस में हमारा स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से होता है, तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, जो कि आर्टिकल 368 में आपका दे रखा है। फिर हमारा पार्लियामेंट प्रिविलेजेज है, पार्लियामेंट को क्या क्या विशेषाधिकार वगैरह दिए गए हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं उनके विशेषाधिकार पे, तो इन सबको देखना है। फिर हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन है, उसको आप देख लेना थोड़ा। फिर पीआईएल देख लेना कि पीआईएल कब फाइल की जाती है, इस रिलेटेड जो केस लॉ है, सबसे पहले पीआईएल कब आया, फर्स्ट केस लॉ कब आया, तो आप इन सब चीज़ को देख लेना, किसके केस में प्रतिपादित किया गया सबसे पहले पीआईएल को। फिर आपका रीट आता है, 5 टाइप का रीट्स है, आपको किस कौन कौन सा रीट है और किस रीट में क्या किया जाता है, तो आप ये पांचों रीट को अच्छे से देख लेना। अब आपका लास्ट में जो पार्ट 22 है, जो कि फर्स्ट होना चाहिए बट 22 है, तो इसका जो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट है, इन चीज़ों को तो आप देखना ही। साथ में आप इसमें एक चीज़ और देख लेना, रिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी है ना, रिपील्स वाला, ये चीज़ आप पक्का देख लेना कि इसका कौन सा आर्टिकल है, ये आप ध्यान रखना कि ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी का आर्टिकल आपको याद रखना है, और रिपील सेविंग में किस चीज़ को रिपील किया गया है, आप इस चीज़ को देख लेना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस में हमें क्या क्या देखना है, तो जुरिस्प्रूडेंस काफ़ी बच्चों का वीक होता है, तो
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो तो ये हो जाते हैं। तो हमें इसमें क्या देखना है, जैसे कि मीनिंग डेफिनेशन, पहले सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग कहाँ है, कहाँ से आई और किस वर्ड से बनाया गया, तो आपको मीनिंग याद रखना है, साथ ही डेफिनेशन याद रखना है। इसमें डिफरेंट जूरिस्ट अपना अलग अलग मत देते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, सबके अलग अलग ओपिनियन है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो जूरिस्ट वगैरह होते हैं फेमस, तो उनका कुछ डेफिनेशन दो चार याद रखने हैं, दो चार जूरिस्ट का। फिर स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस याद रखना है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या क्या है आप उसको थोड़ा सा देख लो कि कौन कौन स्कूल से कौन कौन से जूरिस्ट रिलेट करते हैं और उनका क्या ओपिनियन है उस स्कूल से रिलेटेड, तो आप इस चीज़ को देख लेना। फिर हमें सोर्सेज देखने हैं, सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो इसमें तीन चीज आप बेसिकली देख लेना कि कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक। अब हमारा लीगल राइट ड्यूटीज का बारी आता है। अब हमारा लीगल राइट ड्यूटीज आ जाता है, तो लीगल राइट ड्यूटीज में हमें जुरिस्ट के कॉन्सेप्ट को देखना है कि कौन से जुरिस्ट लीगल राइट के बारे में क्या कहते हैं और ड्यूटीज के बारे में क्या कहते हैं, और उनके बीच का डिबेट होता है। उस चीज़ों को हमें थोड़ा कंट्रोवर्सरी टाइप का देखना है। डिफ्रेंशिएट क्या है लीगल राइट एंड ड्यूटीज में, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है राइट एंड ड्यूटीज में, तो इसमें हमें जो जूरिस्ट हैं, जो फेमस जूरिस्ट हैं राइट्स और ड्यूटीज के रिलेटेड, जैसे ड्यूटीज वगैरह का ओपिनियन पूछा जाता है कि वो राइट के बारे में क्या कहते हैं, ड्यूटीज के बारे में क्या कहते हैं, तो इन सब चीज़ को हमें थोड़ा देखना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लीगल पर्सनालिटी, लीगल पर्सन जिसे भी कहते हैं। लीगल पर्सन पर्सनालिटी जो है, इसमें हमें मेनली देखना क्या है कि हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन का क्या डिफरेंस है ना, आपको बस वो देख लेना, ये टॉपिक हो जाएगा। फिर आपको ये जो हमारा थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया गया है, इसमें हमें क्या देखना है, जैसे सबसे पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस और रेस्टोरेटिव जस्टिस। तो हमें जस्टिस में क्या किया जाता है, क्या दिया जाता है, इस चीज़ को देखना है। फिर हमारा ओनरशिप पोजीशन आ जाता है। इस ओनरशिप पोजीशन में हमें क्या रखना है, सबसे मेनली चीज़ इसमें जो ध्यान रखना है वो डेफिनेशन कि कौन से जुरिस्ट क्या ओपिनियन देते हैं पोजीशन को लेकर और ऑनरशिप को लेकर, उनके बीच क्या डिफरेंसेज है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है लॉ एंड मॉरलिटी। लॉ एंड मॉरलिटी का क्या रिलेशन है, इसके क्या इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है, वो क्या ओपिनियन रखते हैं लॉ एंड मॉरलिटी को लेके, तो वही चीज मेनली हमें देखना है। लॉ एंड मॉरलिटी हो गया। अब आपका केसन ऑफ प्योर थ्योरी जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि केसन का प्योर थ्योरी पहले तो दिया कौन, ये जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो दिया कौन, तो केल्सन का है। और केल्सन की प्योर थ्योरी में हमें पढ़ना क्या है, तो इनका दो चीज मेनली पढ़ना है। एक ग्रैंड नॉर्म, ये ग्रैंड नॉर्म्स लाते हैं तो किस स्थान पे ये ग्रैंड नॉर्म को लाते हैं, आखिर ऑस्टिन का क्या वर्ड था जिसको हटा के ग्रैंड नॉर्म्स लाते थे, हमें वो चीज़ थोड़ा देखना है। और देन हमें इनका जो हायरार्की का कॉन्सेप्ट है, तो वो हायरार्की के कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखना है और ग्रैंड नॉर्म्स को देखना है, बस और कुछ भी नहीं देखना है केल्सन के प्योर थ्योरी में। अब हमारा रियलिज्म आता है, अमेरिकन रियलिज्म कह सकते हैं, ये अमेरिकन यथार्थवादी है। अब एम्फेसाइज इन जुडिशियल जो या फिर जुरिस्प्रूडेंशियल सिस्टम, ये जो रियलिज्म है, रियलिस्ट, ये कैसे जुरिस्प्रूडेंस के जो सिस्टम है उसमें अपना कैसे वर्क करता है, इस चीज़ को हमें देखना है। एंड देन हमें देखना क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, रोल ऑफ जुडिशियरी का क्या योगदान है, किस तरीके से वो जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म के द्वारा अपने निर्णय के माध्यम से कैसे कैसे कौन कौन सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। फिर हमें हार्ट्स और के कॉन्सेप्ट को देखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो हार्ट का कॉन्सेप्ट है उसे देखना है हमें। हार्ट पुलर के जो कॉन्सेप्ट आते हैं एक लॉ एंड मॉरलिटी वाले में, उस चीज़ को भी थोड़ा देख लेना। अब हमारा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट आता है, कितने प्रकार का पनिशमेंट है, इसका क्या सिद्धांत है, इसमें डिटेरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी, थोड़ा इन चीज़ों को आप देख लेना। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जूरिस्ट के नेम और डिफरेंट स्कूल के जो जूरिस्ट होते हैं उनके नेम याद रखिए, और उनकी ये ट्रिटीज है, उन्होंने कौन सी बुक दी है, उनके ग्रंथ का नाम याद रखिए, और साथ ही उनका स्टेटमेंट कि वो किसी भी चीज़ को लेके अपना क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या ओपिनियन रहता है उनका, ये चीज़। जैसे कि इंपॉर्टेंट जूरिस्ट में आप ऑस्टिन, सामंड, हार्ट, बेंथम, इन सब और भी दो चार है, तो इन सब का स्टेटमेंट याद रखिए, इनके बुक्स दिए गए हैं ये ध्यान रखिए। इससे अक्सर एक दो क्वेश्चन जरूर बनाए जाते हैं। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में हमको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कोई टॉपिक छूट रहा है कुछ भी, तो उस चीज़ को या तो कवर कर लो या फिर एमसीक्यूज लगाओ। अगर उस टॉपिक से आप एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा लगा लेते हो ना, तो ऑलरेडी वो टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ हमारा BNS 2023। हमें BSA या फिर BNSS नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे ओनली BNS पूछा जाएगा। तो इसका हमें क्या याद रखना है, इसका डेट, एक्ट नंबर, इनैक्टमेंट नंबर, कब एसेंट मिला, कब, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बार या फिर अभी आने वाले कब काफ़ी एग्जाम में ये सब चीज़ पूछे जाएंगे कि कब बिल पेश किया गया, कब
बिल को एसेंट मिला, कब इनेक्ट हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, तो इनसे बिल से रिलेटेड भी इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीएनएस आपको बीएनएस का और आईपीसी का कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन सेक्शन बेस्ड आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लो। कुछ पनिशमेंट क्या घटाए बढ़ाए गए वो देख लो। और सबसे मेन चीज जो हमें इसमें देखना है ना, इंपोर्टेंट सेक्शन, चैप्टर के नेम और न्यू एडेड सेक्शन, क्या न्यू ऐड किए गए हैं सेक्शन, कौन से ऑफेंसेस न्यू ऐड किए गए हैं, पनिशमेंट किसमें बढ़ाए घटाए गए, तो हमें इन चीज पे ज्यादा फोकस करना है बीएनएस में। हमें इंपोर्टेंट सेक्शन देखने हैं, चैप्टर के नेम देखने हैं, मेजर ऑफेंसेस देखने हैं, उसका क्या अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है और उसके सेक्शन है, पनिशमेंट के सेक्शंस के को भी देखना है। साथ ही हमें जनरल एक्सेप्शन वाला प्रोविजन जब आता है उसमें हमको मिस्टेक, एक्सीडेंट और फिर इंसैनिटी जैसे प्रोविजन को देखना है। फिर मेजर ऑफेंसेस में हमें अबेटमेंट देखना है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखना है, ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट देखना है, फिर हमें ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेज होते हैं वो देखने हैं, फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस को देखने हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस, डिफॉर्मेशन, फिर ऑफेंसेस में आपको चीटिंग देखने हैं, फ्रॉड देखने हैं, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट देखने हैं, सेंटेंसिंग के जो गाइडलाइंस होते हैं उस चीज को आप देखो, अटेम्प्ट टू कमिट जो ऑफेंसेज होते हैं उनके स्टेजेस वगैरह को देखो, कॉमन इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट्स को देख लेना। कॉमन इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कॉमन इंटेंशन में कब जॉइंट लाइबिलिटी वगैरह होती है वो चीज़ आप देख लेना सेक्शन के थ्रू जरा। और उसके बाद आप न्यू प्रोविजन जो ऐड किए गए हैं, ऑफेंसेस क्या ऐड किए गए हैं, डेफिनेशन में अगर कुछ ऐड किए गए हैं तो वो देखना, फिर पनिशमेंट का इनहांस वगैरह किए गए हैं इस चीज़ को आप देख लेना, फिर रिपील एंड सेविंग्स को देख लेना कि किसको रिपील करता है, फिर क्या सेव किया गया है इसमें। तो बीएनएस में हमें ज़्यादा चीज़ नहीं, बीएनएस में हमें मेनली इस बार जो फोकस करना है वो हमारा न्यू सेक्शन, प्रोविजन, अमाउंट ऑफ पनिशमेंट वगैरह के एनहांस वगैरह किए हैं उनको, बिल से रिलेटेड, इनेक्टमेंट कमिशमेंट से रिलेटेड, यही सब चीज ज्यादा देखना है। और कुछ सेक्शन में ऑफेंसेस वगैरह को देखना है। और दृष्टांत, दृष्टांत जरूर देखिएगा, बीएनएस का दृष्टांत से काफी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होते, बस वर्ड वगैरह का थोड़ा चेंज होता है, अमाउंट वगैरह का, तो आप दृष्टांत जरूर देख लेना मेन मेन प्रोविजन के। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में हमें इसका डेट वगैरह आप याद रख लेना, कब इन्फोर्स वगैरह हुआ था, एजेंट वगैरह मिला। और साथ ही हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंपोर्टेंट सेक्शंस कवर करने हैं, चैप्टर्स के नेम कवर करने हैं और कितने इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन हैं। सबसे मेन चीज कॉन्ट्रैक्ट के जो इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स होते हैं उसको हमें ध्यान रखना है और केस लॉज को ध्यान रखना है। केस लॉज के बेस में किस किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, तो केस लॉज पे हमें फोकस करना होगा। अब आगे देखते हैं कि अब आगे हमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखना है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, कंसिडरेशन, कॉन्सेंट वगैरह जो होते हैं एसेंशियल्स, इन चीज़ों को देखना है। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है, वाइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनइन्फोर्सिएबल, इन्फोर्सिएबल, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को देख लेना है। उसके बाद हमें कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को भी देखना है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल है, जैसे कि अनजस्ट इंडस्ट्रीमेंट का ये सब जो प्रिंसिपल है, तो आप कौन सी कॉन्ट्रैक्ट को देख लेना, इसके सेक्शन को देख लेना। अब हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेमेडीज दी जाती है, कब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कि किसकी लाइबिलिटी हो जाती है, इसमें इंजंक्शन कब दिया जाता है। फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देखना है कि कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, किसके द्वारा डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, इसमें एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस, फ्रस्ट्रेशन, ब्रीच, इन सबको आप देख लेना। एंड हमारा नेक्स्ट मेनली कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट आप बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट से बनाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड से आपको जैसे बेलमेंट है तो बेलर का राइट वगैरह पूछा जाता है, क्या राइट, ड्यूटीज वगैरह है, किस सेक्शन में है, तो ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड बहुत ईजी है, वो हो जाएगा। फिर इधर हमारा आ जाता है इंडेमनिटी गारंटी, इसमें क्या राइट लाइबिलिटीज़ है पार्टी के। फिर बेलमेंट प्लेज, इसमें क्या राइट, ड्यूटीज़ वगैरह हैं। अब जैसे कि एजेंसी है, इसका कब क्रिएशन होता है, इसकी जो एजेंट होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज हैं, कब टर्मिनेट हो सकते हैं एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम देखेंगे कि एसेंशियल और राइट्स क्या है। ई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका हमें फॉर्मेशन, इन्फोर्सेबिलिटी वगैरह देखना है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड है उसमें मेनली हमें राइट, ड्यूटीज कवर करने होते हैं, जैसे बेलर, बेल्ली के, एजेंट, मास्टर के। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, तो इसका आपको सेक्शन देख लेना और काफ़ी लगा लेना कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड का, तो वो भी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को बहुत अच्छे से कवर करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। और अब हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स से स्टार्ट होता है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमें केस लॉज बेस्ड क्वेश्चन ही मिलते हैं, बहुत कम अलग से क्वेश्चन होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो केस लॉज बेस्ड है ही, ये सब्जेक्ट ही केस लॉज बेस्ड है।
तो जुडिशल प्रेसिडेंट पे ये सब्जेक्ट ही बनाए गए हैं, तो हमें इसमें लैंडमार्क जजमेंट वगैरह जो होते हैं और कुछ लीडिंग केस वगैरह जो है उनको देख लेना है। जैसे कि प्रीवी काउंसिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, तो हमें इसको ही देखना है। यही सब पूछे जाते हैं यहाँ पे। ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट ही केस लॉज बेस्ड है, तो इसमें हमें इसका लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मीनिंग देखना है कि ये किस वर्ड से बनाया गया है, इसका क्या सा मीनिंग है, लीगल मीनिंग क्या है, तो ये सब चीज़ देखना है। फिर हमें इसमें क्या देखना है, इंपोर्टेंट मैगजीन वगैरह जो यूज होते हैं वो देखना है। कुछ डॉक्ट्रिन्स यूज होते हैं, हमें वो भी देखना है। इसके कुछ डॉक्ट्रिन्स को कवर कर लीजिएगा। फिर डेफिनेशन देखना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स का क्या क्या डेफिनेशन है। डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट का अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं टॉर्ट्स को लेके, तो हमें वो डेफिनेशन देखना है। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो डिफरेंस है वो भी देख लीजिएगा कि कौन लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है, कौन लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहता है। और जो जैसे कि विनफील्ड लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं, सामर लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं। और इनका सामर्स का थ्योरी क्या है रिलेटेड, तो पिजन होल थ्योरी है। विनफील्ड का इनसे रिलेटेड थ्योरी कौन सा है, तो यूटिलिटी थ्योरी है। ये यूटिलिटी थ्योरी में क्या कहते हैं, सामर पिजन होल थ्योरी में क्या कहते हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा कवर कर लेना। अब हमें टॉर्ट्स में रॉन्ग देखना है कि रॉन्ग क्या है, तो रॉन्ग का जो प्राइवेट पब्लिक रॉन्ग होते हैं उस चीज को देखना है। जैसे प्राइवेट रॉन्ग में हमें एक वर्ड यूज मिलेगा कि एक्स डेलिक्टो क्या, एक्स कॉन्ट्रैक्टस क्या है, तो इन सब वर्ड को थोड़ा सा देख लेना है। और फिर इंजुरी एक्स डेलिक्टो का क्या मीनिंग है उस चीज को आप देख लेना। फिर हम डैमेजेस देखेंगे कि क्या क्या डैमेजेस मिलते हैं, किस तरीके से डैमेजेस मिलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट केस है जैसे ग्लौसेस्टर ग्रामर स्कूल एसएसबी वर्सेस वाइट, ग्लौसेस्टर ग्रामर स्कूल केस और एसबी वर्सेस वाइट, तो डैमेजेस से रिलेटेड दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को देख लेना कि कब लीगल इंजरी होता है, कब एक्चुअल इंजरी होता है और किसके लिए हमें डैमेजेस दिए जाते हैं, तो इस चीज़ को आप देख लेना। नेक्स्ट हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट आता है, इसमें हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट में हम ड्यूटी ब्रीच डैमेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। और देन हमारा जनरल डिफेंस आता है। जनरल डिफेंसेस में हमें कौन कौन से डिफेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ कंसेंट, फिर डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड आ जाता है हमारा। फिर डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, तो ऊपर के जो ये डिफेंस ऑफ कंसेंट, डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कवर करना। आगे आपका डिफेंसेस में आ जाता है डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, फिर आता है आपका डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, डिफेंस ऑफ मिस्टेक, डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो जो ऊपर के तीन थे डिफेंस ऑफ कंसेंट, एक्ट ऑफ गॉड और डिफेंस ऑफ इनवर्टेबल एक्सटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को देख लेना। और इसमें कुछ स्पेसिफिक डिफेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रूथ और जस्टिफिकेशन, प्रिविलेज, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, प्रिस्क्रिप्शन। तो जनरल डिफेंसेस स्पेसिफिक डिफेंसेस वगैरह को आप देख लेना। फिर आपका आता है जॉइंट टॉर्ट फीचर। जॉइंट टॉर्ट फीचर देख लेना कि कब कौन सा अपराध किए जाते हैं जहाँ जॉइंट टॉर्ट फीचर जॉइंटली लाइबल होते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। फिर आपको नेग्लिजेंस मिलेगा देखने को, तो नेग्लिजेंस में क्या एलिमेंट्स है, डिफेंसेस है, कब इसके लिए हम लाइबल होते हैं। फिर न्यूसेंस, कब पब्लिक प्राइवेट दो तरह के न्यूसेंस है, कब हम इसके लिए लाइबल होते हैं। देन डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में हमें लाइबल सिलेंडर के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से देखना है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। फिर डिफेंसेस क्या है इनके डिफॉर्मेशन के, तो ये चीज आप देख लेना कि दोनों का डिफरेंस क्या है, लाइबल कब होते हैं डैमेजेस के लिए, तो डिफॉर्मेशन देख लेना। फिर आपका लाइबिलिटी में देख लेना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, विकेरियस लाइबिलिटी क्या है, इनके केस लॉज डिफरेंसेस जो है उस चीज को आप ध्यान से देखना। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपका एलन वर्सेस फ्लेचर आ जाता है। विकेरियस लाइबिलिटी वगैरह भी बहुत अच्छे से देख लेना, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेरियस लाइबिलिटी में होता है कि हम अपने कृत्य के लिए दायी नहीं, हम दूसरों के कृत्य के लिए भी दायी हो जाते हैं। तो कब हो जाते हैं, जब हम दो व्यक्तियों के बीच कोई रिलेशन होता है। रिलेशन कैसा, तो हमारा लीगल रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल एजेंट का होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होता है, मास्टर सर्वेंट का होता है। तो इस चीज को हमें देखना है कि लाइबिलिटी कितने हो गए, दो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और विकेरियस लाइबिलिटी। तो विकेरियस लाइबिलिटी कब उत्पन्न होता है, इन चीज को आप देख लेना। फिर हमारा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन आता है, रिक्वायरमेंट और डिफेंसेस। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है ये कब उत्पन्न होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, क्या डिफेंसेस मिलते हैं, तो इस चीज को आप देखना। फिर हम आगे हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस आ जाते हैं, जिसमें हमें इस केस को बहुत अच्छे से देखना है। जो फ्लाइंग स्क्यूब केस होता है स्कॉट वर्सेस सेफर्ड का है। आपसे फ्लाइंग स्क्यूब केस को वर्ड यूज करके भी क्वेश्चन बना सकता है, या फिर स्कॉट वर्सेस सेफर्ड ऐसे भी बना सकता है कि चार ऑप्शन दे देगा और इसमें किस केस को हम फ्लाइंग स्क्यूब केस कहते हैं, तो इस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और इन रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में ना कुछ टेस्ट दिए गए हैं, लीगल टेस्ट एंड प्रिंसिपल, तो उस टेस्ट को आप देख लेना। जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, रीजनेबल फोरसाइट। फिर आपका एक आ जाएगा इसमें टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस,
तो ये सब जो टेस्ट है ना, इन चीज को आपको बहुत अच्छे से देख लेना होगा। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ज्यादा केस लॉस भी है एक्चुअली। पूरे टॉर्च तो केस लॉस बेस्ड है, तो इसमें सब से रिलेटेड आपको केस लॉस बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, जिसके इसमें आपको रिव्यू वर्सेस स्मिथ का केस लॉस मिल जाएंगे आपको। तो इस सब चीज को आप देख लेना। फिर स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी का केस मिल जाएगा। टैंक से यूके का केस मिल जाएगा। डॉक्स इंजीनियरिंग वाला जो है वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग वर्सेस वाइट का केस बहुत, एक वेगन माउंट केस जो है टंग से वो यूके लिमिटेड वर्सेस मोर्स डॉक्स इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रिंग वर्सेस वेट का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो इन सबको आप जरा देख लेना। जो है लाइबिलिटी देखा, इस लाइबिलिटी में हमें रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड रूल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी को भी देख लीजिएगा आप। टॉर्च से कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ट्रेसपास टू पर्सन देखना है हमें, फिर फॉल्स इम्प्रिजमेंट देखना है, इसकी कुछ एसेंशियल डिफेंसेस वगैरह जो है। और फॉल्स इम्प्रिजमेंट में हमें में सॉल्ट बैटरी, इस चीज को बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर उसके बाद हमें देखना है ट्रेसपास टू बॉडी, जिसमें लैंड गुड्स रिलेटेड होंगे, उस ट्रेसपास उसको देखना है। फिर नर्वस शॉक देखना है, लाइबिलिटी फॉर मेंटल हार्म, कम नर्वस शॉक के लिए लाइबल हो जाते हैं। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ लाइबिलिटी राइट्स को आप देख लीजिएगा, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट होता है वो हमारा लेबर लॉ है। लेबर लॉ में हम देखेंगे किस किस चीज को कवर करना है हमें। तो लेबर लॉ में हमें इंपॉर्टेंट एक्ट जितने हैं उसके नेम को, ईयर को, इनैक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट वगैरह को ध्यान रखना है। इसका आपको लेबर लॉ का एक्ट और उसका ईयर जरूर याद रखना है, इससे क्वेश्चन एक दो बना देंगे आपको मैच द फॉलोइंग करके। तो और इसमें हमें नेक्स्ट चीज देखना है कि पहला हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्या, तो उसमें हमें किस किस इसको कवर करना है। तो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आता है, तो ये इसमें हमारा जो डेफिनेशन वगैरह है उसका कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेना है। फिर अथॉरिटीज वगैरह के बारे में देख लेना है, कब स्ट्राइक्स वगैरह से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसको देख लेना है। मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसको रिसॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म वगैरह दे रखा है इसमें, तो उस प्रोविजन को आप कवर कर लेना। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आता है, आप ईयर जरूर याद रखना एक्ट का। तो इसमें हमें देखना है रेगुलेट्स वर्क की कंडीशन इन फैक्ट्रीज, जो भी वहाँ का रेगुलेशन है वर्क करने के कंडीशन कंडीशन क्या क्या लगाए गए हैं, हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, वेलफेयर रूल्स क्या वगैरह हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का नेम और इनके ईयर को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसान होगा। फिर इसमें हमें मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या देखना है, तो वेजेस फिक्सेशन, क्या क्या वेजेस फिक्स किए गए हैं किन के लिए। फिर मिनिमम वेजेस रेट फॉर वेरियस कम ऑक्यूपेशन के, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए क्या मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं, तो ये चीज को देखना है। एक और एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ट्रेड यूनियन एक्ट में हमें क्या देखना है कि इसके रजिस्ट्रेशन को, ये रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी है, किसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है, तो वो प्रोविजन देख लीजिएगा। राइट्स वगैरह देख लीजिएगा, क्या इम्यूनिटीज वगैरह दे रखे हैं, कब फॉर्मेशन किए जाते हैं, ये सब चीज देखना है। फिर हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, कौन एलिजिबल है इसके लिए, इस चीज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। और क्या बेनिफिट दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें क्या इंश्योर किए गए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, जेंडर पे इक्वलिटी, जैसे कि मेल फीमेल में कोई भी भेदभाव किए बिना क्या इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किए जाएंगे, तो ये देख लीजिएगा। इस रिलेटेड केस लॉ जरूर देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट आ जाता है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। तो इसमें क्या प्रोहिबिशन वगैरह रेगुलेशन वगैरह लगाया गया। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ऑक्यूपेशन के लिए, कारोबार करने के लिए कितने उम्र तक छूट वगैरह दिए गए हैं, किस किस फील्ड में वो काम नहीं कर सकते, कितने उम्र के बाद करेंगे, तो इन सब से रिलेटेड जो प्रोहिबिशन वगैरह है, जो प्रोविजन है, रेगुलेशन है, उसको आप देखिएगा। अब हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजन देखने हैं, क्या फ्रेमवर्क प्रोसेसेस वगैरह हैं उससे रिलेटेड। फिर हमें वर्कर्स कंपनसेशन के बारे में देखना है कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 में क्या दे रखा है। फिर न्यू लेबर कोड वगैरह जो है उनके बारे में देखना है कि क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए वो चेंजेस लाए हैं, क्या सोशल सिक्योरिटी के लिए चेंजेस लाए हैं। और नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसमें क्या बोनस वगैरह दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड प्रोविजन कौन है इसके लिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या कैलकुलेट करके दिए जाते हैं बोनस अमाउंट, उस चीज को आप देख लेना। फिर लैंडमार्क केसेस वगैरह जो इससे रिलेटेड है उसको देखिएगा। इसमें कुछ लैंड
अब हम लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ केस लॉज देखेंगे इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इसमें काफ़ी है, हम यहाँ पे बस कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे। बाकी अब इसके काफ़ी ज़्यादा केस लॉज है, हम यहाँ पे कुछ केस लॉज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। फिर आपका रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैन ऑफ एमएस फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेज मैनेजमेंट का जो केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूडीआर जो है ये। और फिर एमसी मेहता का जो केस है, ये सब जितने भी हम केस बता रहे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा भी आप केस लॉज देख लेना जरा, सारे एक्ट रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं, लैंडमार्क हो या रीडिंग हो, सबको आप अच्छे से ध्यान रखना। और जो मैं बताई हूँ 6-7 केस लॉज, इसको आप बहुत अच्छे से ही याद कर लेना, ये इसमें से कोई ना कोई केस लॉज पूछे ही जाते हैं। लेबर लॉ के एक दो और कुछ एक्ट्स हम उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि ये आ गया हमारा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इसमें क्या किया गया, इसमें सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से जो प्रोविजन दिया गया उसको देखना है। फिर इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह किसको मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल केयर से रिलेटेड, कंपनसेशन फॉर वर्क रिलेटेड इंजरीज, वर्क प्लेस पर अगर हमें कोई इंजरी होता है उसके लिए, इन सब चीज़ के लिए जो प्रोविजन है उसको आप देख लीजिएगा। एक और हमारा एक्ट है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इसके क्या स्कीम्स है, इसके क्या बेनिफिट है, किसको मिलते हैं, तो इस चीज़ को देखिएगा। ये बेसिकली जो है रिटायरमेंट फंड्स है, रिलेटेड प्रोविजन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी लॉ, जिसमें हमें टीपीओ को कवर करना है। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह जो है कि एक्ट नंबर कितना है, कब लागू हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, कब इंसेंट वगैरह मिला, तो इस चीज़ को देख लेना है। साथ ही इसके डेफिनेशन क्लॉज को देखना है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर कर लीजिएगा। फिर आप टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देख सकते हो, इमूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिएगा, किसमें इमूवेबल में कौन आता है, मूवेबल में कौन आता है, इस चीज़ को आप देख लेना। फिर आपका आगे आ जाता है सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज वगैरह का जो रिलेवेंट सेक्शन है, आप उसको देख लीजिए। फिर हमारे मॉर्गेज में हमें क्या देखना है, तो मॉर्गेज में हमें बेसिकली देखना क्या है, उसके टाइप्स को देखना है, कितने टाइप के मॉर्गेज और किस सेक्शन में। मॉर्गेज रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड जो सेक्शन है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आप मॉर्गेज के टाइप्स और उसका जो सेक्शन है इसको आप जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले ईयर भी पूछा गया था UKLLM एग्जाम में, इस बार भी पूछे ही जाएंगे, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर इसमें जो मॉर्गेज के क्या राइट्स वगैरह होते हैं, ड्यूटीज वगैरह, उसको देख लीजिएगा, कब रिडेम्पशन करता है, कौन करता है, इस प्रोविजन को आप देखिएगा। फिर लीज में हमें लेसर लेसी की क्या राइट ड्यूटी है, उस चीज़ को कवर करना है। सेल में सेलर बायर की क्या राइट ड्यूटी है, उसके सेक्शन, इसमें मॉर्गेजर, लीज, सेल, इन सब में हमें सेक्शन याद रखने हैं। जैसे राइट किसके ड्यूटीज, उनके क्या सेक्शन है, राइट और ड्यूटी से रिलेटेड जो सेक्शन है ना उसको कवर करना है, उस सेक्शन को याद रखना है। अब हमें मार्शलिंग वाले प्रोविजन जरूर याद रखना है, सेक्शन 56। फिर हमें राइट टू रिडीम किसको है, किस सेक्शन में, राइट टू फुल क्लोजर किसको है, किस सेक्शन में है, इस चीज को आप देखना है, सबसे रेलिवेंट आपको सेक्शन जरूर याद रखना है। फिर हमें सबरोगेशन के रिलेटेड जो प्रोविजन है सेक्शन से उसको कवर करना है। फिर इजमेंट्स का कब क्रिएशन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कब एक्सटेंशन वगैरह जो है इजमेंट को देख लेना है। फिर हमें सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट एंड ऑब्लिगेशन को देखने हैं। अब हमारा बेनामी ट्रांजेक्शन जो आता है, बेनामी लेनदार देनदार जो है, उसके प्रोहिबिशन और इफेक्ट कब प्रोहिबिट के जाते हैं, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो इस चीज़ को देखना है। फिर एक्शनेबल क्लेम को कवर करना है, राइट ट्रांसफर एंड राइट्स वगैरह क्या है, एक्शनेबल क्लेम को किसको राइट है, क्या ट्रांसफर होते हैं नहीं होते, जैसे कुछ वर्ड दे रखे कि क्या ये चीज़ एक्शनेबल क्लेम है या नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर किसको राइट है तो ये पूछा जाएगा, तो आप एक्शनेबल क्लेम को अच्छे से कवर कर लेना, इससे पूछेंगे ही। फिर लिमिटेशन एक्ट से आपको देखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस आपका इसका जो भी प्रिस्क्रिप्टिव राइट्स वगैरह है थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, नहीं भी देखिएगा तो हो जाएगा। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह में जो क्या रजिस्ट्रेशन से रूल वगैरह है, तो हमें इस पर बहुत डीपली नहीं जाना, बस रजिस्ट्रेशन रूल वगैरह देख लीजिएगा, कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा आप मोटा मोटी देख लीजिएगा, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत डीपली में नहीं जाना है इससे रिलेटेड। कितने अमाउंट के प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में भी, तो आप इस चीज़ को एक बार देख लेना, बहुत डीपली नहीं जाना है। फिर हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, इसमें आप क्या प्रोसेस कंपनसेशन वगैरह है उसको एक बार देख। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो भी बेसिक पेटेंट्स वगैरह कॉपीराइट वगैरह के लिए होते हैं, फिर आपका एडवर्स पोजीशन वगैरह में क्या कंडीशन वगैरह है, आउटकम्स वगैरह क्या है एडवर्स पोजीशन वगैरह के, तो इन सब में हमें बहुत डीपली बिल्कुल नहीं जाना है। आप थोड़ा बहुत ऊपर से इसको एक बार देख लेना, या फिर MCQs में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो काफ़ी हो जाएंगे।
और सबसे मेन चीज जो हमें टीपे में कवर करने होते हैं वो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। टीपे के इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जो होते हैं, डॉक्ट्रिन्स वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं एग्जाम में, तो आपको इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि आपका हो गया सेक्शन 35 में क्या दे रखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो इसको आपको दो तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या तो फिर आपको डॉक्ट्रिन के नेम दे रखेंगे, आपको सेक्शन पूछेंगे, या फिर सेक्शन दे रखेंगे आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन डॉक्ट्रिन है, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में 4-5 डॉक्ट्रिन और एक साइड सेक्शन दे के पूछ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंस जो है वो 52 में है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट सेक्शन 41, और डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द स्टॉपल बाय ग्रांट सेक्शन 43। फिर आपका आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर आपका सेक्शन 116। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिट्यूट सिक्योरिटी सेक्शन 73। पिछले ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिट्यूट सिक्योरिटी सेक्शन 73। तो आप जरा डॉक्ट्रिन्स को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब आपके लैंडमार्क केसेस आते हैं। लैंडमार्क केसेस में आप कुछ केस लॉज याद रख लेना। जीपीएस रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं, लैंडमार्क हो या फिर लीडिंग हो, तो आप केस लॉज तो हर एक्ट का, हर सब्जेक्ट के केस लॉज याद रखने ही रखने। केस लॉज से काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं यूके एग्जाम में। अब हमारा आता है पब्लिक इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट। पब्लिक इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट में हमें किस किस टॉपिक को कवर करना है। काफ़ी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आप इसको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़िए, एमसीक्यूज लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा इन सब पेपर के, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, लेबर लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट है, इन सब का आप काफ़ी क्वेश्चन एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। आप पढ़िए, साथ ही एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, तो आपका ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है। इसमें हमें सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को बहुत अच्छे से कवर करने हैं। देन हमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के जो, जैसे कि यूनाइटेड नेशन चार्टर है, यूडीएचआर है, इंपोर्टेंट ट्रीटीज वगैरह होती है, कैसे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रोल प्ले करते हैं। अब इसमें हमें जैसे कि ये देखना है कि लॉ ऑफ ट्रीटीज वगैरह का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे इसका टर्मिनेशन किया जाता है, इंटरप्रटेशन वगैरह कैसे किए जाते हैं। तो हमें लॉ ऑफ ट्रीटीज के ये सब चीज़ को देखना होगा जरा। अब हमें स्टेट सॉवरेनिटी एंड जुरिस्डिक्शंस को देखना है कि स्टेट सॉवरेनिटी में कैसे टाइप्स, लिमिट्स वगैरह हैं। फिर हमें रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट वाले में देखना है कि थ्योरी और इफेक्ट क्या है इसके। ट्रीटीज पे हमने बात कर ही लिया कि किससे कैसे फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन एंड टर्मिनेशन में योगदान करता है, किस ट्रीटीज का किस तरीके से किया जाता है। तो ये देख लीजिएगा कौन कौन से ट्रीटीज हैं, उनको आप देख लेना जरा। जैसे कि यूडीएचआर वगैरह मिलेगा, यूएन चार्टर मिलेगा आपको, और आईसीसीपीआर वगैरह मिलेंगे। तो ये सब ट्रीटीज को आप अच्छे से कवर कर लेना। एंड देन आपको मिलेगा, इधर आप आ जाओ, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमें यूएन, आईसीजे, आईसीसी, यूनेस्को, आईएलओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल लॉ, इनमें आप सबको कवर करना है। इसमें आपको सबसे पहले यूएन को कवर कर लीजिएगा, फिर आईसीजे को कवर कर लीजिएगा, यूनेस्को को कवर कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप आ जाओ आगे। आगे आपका आ जाता है ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन राइट का इंस्ट्रूमेंट जो है ये सब जो ट्रीटीज वगैरह है ना, यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीएससीआर, एनएचआरसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो इसमें आप ये इसको जरूर याद रखिएगा। आपका यूडीएचआर हो गया, फिर एचआरसी हो गया, इन सबसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स में आपका इससे क्वेश्चन जरूर रहेंगे, तो आप इस सब चीज़ को कवर कर लेना। देन आपका आ जाता है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन में आप इसके क्या प्रिंसिपल हैं, इसके क्या प्रोसेस है, तो आप इस चीज़ को देख लेना। फिर हमारा यूएन चार्टर का जो रूल है, उसमें जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, उसके यूएन चार्टर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह का रूल वगैरह है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। उस आर्टिकल से एक दो क्वेश्चन जरूर होगा उनके आर्टिकल से। बहुत ज़्यादा आर्टिकल इसमें नहीं है, तो ये आप उसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल 2-4 सिलेक्ट कर लेना, हो जाएगा। एक्चुअली इन सबसे आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो भी हो जाएगा। काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज इंटरनेशनल लॉ वगैरह का सॉल्व कर लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप इसको एक बार ओवरऑल देखना जरूर अपना नोट्स वगैरह से। फिर आपका आ जाता है जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको जरूर देखिएगा, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ का। फिर आपका लॉ ऑफ द सी से रिलेटेड कुछ पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे कि टेरिटोरियल वाटर्स वगैरह से पूछे जाते हैं, यूएन कन्वेंशन से पूछे जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जेड है, तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। इसमें आपको कैल्वो क्लॉज पूछे जा सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ से कैसे ये रिलेट करते हैं, क्या ट्रीटीज है, क्या प्रिंसिपल है। और इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो भी लैंडमार्क जजमेंट होते हैं इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स में, आप उसको देख लीजिएगा। और इस रिलेटेड हम कुछ केस लॉज अभी देखने वाले हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन हम कुछ
बहुत इंपॉर्टेंट जो थे बस हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा केस लॉ है पहला, निकारागुआ वर्सेस यूएसए, जो लोटस केस के नाम से जाना जाता है, यानी एसएस लोटस केस के नाम 1927, ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देन आप देख लेना इसमें कॉर्फू चैनल केस जो है 1949 ये, फिर प्लीज बिहार केस जो है, फिर एंग्लो नॉर्विन फिशरीज केस 1951, एंग्लो इंडियन ऑयल कंपनी केस 1952। फिर आपका इधर आ जाता है एक आइलैंड ऑफ पाम्स आर्बिट्रेशन केस, इस सब चीज को बहुत अच्छे से देख लेना। आगे का सब्जेक्ट हमारा आ जाता है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ फैमिली लॉ है जिसमें दो सब्जेक्ट है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ। तो हम इसमें हमारा हिंदू लॉ का देखते हैं क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। आखिर ये सब बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से सेलेक्ट करके ही देखने हैं। तो इसमें हमें ये अब हिंदू लॉ है वो पर्सनल लॉ है, तो पर्सनल लॉ क्या होते हैं इसका एक वर्ड में आप देख लेना। फिर पर्सनल मैटर, ये जो हिंदू लॉ है पर्सनल लॉ है, पर्सनल मैटर को गवर्न करता है, तो पर्सनल मैटर क्या है तो इस चीज़ को आप देख लेना। फिर आपका सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ जो एंशिएंट मॉडर्न सोर्सेज होते हैं उस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। फिर लैंडमार्क लीडिंग केस लॉज जो होंगे हिंदू लॉ से रिलेटेड उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा नए इंस्टांस प्रतिपादित किए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा केस लॉज को। फिर आपका स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है मिताक्षरा दाय भाग वगैरह, इस चीज़ को आप जरूर कवर कर लेना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो इसको जैसे कि मैरिज एडॉप्शन से रिलेटेड वगैरह, डाइवोर्स वगैरह से रिलेटेड, तो इस चीज़ को आप जरूर कवर कर लेना। फिर हिंदू में हमारा हिंदू लॉ के एक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली हिंदू लॉ में एक्ट्स दिए गए हैं, तो उन 4-5 एक्ट्स का नेम याद रखना है, ईयर याद रखना है, कब इन्फोर्समेंट इनएक्टमेंट डेट है, ये चीज़ याद रखना है। इसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हिंदू मैरिज एक्ट इसके क्या क्या प्रोविजन को कवर करना है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके डेफिनेशन क्लास को देख लीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट एक्ट वगैरह तो हमें देखने ही है। अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेना है, इसके डेफिनेशन क्लास को देख लेना है। इसमें कुछ डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है। फिर आप हिंदू मैरिज में ये क्या एसेंशियल्स हैं, सेरेमनीज वगैरह, हिंदू मैरिज की जो सेरेमनीज वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड जो प्रोविजन है सेक्शन है आप उसको कवर कीजिए। वाइडेबल मैरिज कब वाइड हो जाता है, कब कौन सा कब किस एसेंशियल्स के फुलफिलमेंट ना होने पे कब मैरिज वाइड हो जाता है, कब वाइडेबल हो जाता है, कब मैरिज वैलिड होता है। तो इस प्रोविजन को इस सेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन को आप जरूर देखिएगा। इसमें आप सेक्शन 3 कवर कर लेना। फिर डाइवोर्स का जो ग्राउंड प्रोसीजर वगैरह है वो देख लीजिएगा, किन किन ग्राउंड पे हम जुडिशियल सेपरेशन वगैरह ले सकते हैं, किन पर डाइवोर्स ले सकते हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा। थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स का जो ब्रेकडाउन डिफेक्ट थ्योरी, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पिछले ईयर्स भी थे। फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के क्या ग्राउंड्स वगैरह है, इसके सेक्शंस को और ग्राउंड्स को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर इधर आप 14 देख लेना कि हम शादी के 1 ईयर तक अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपका 13B आ जाता है, ग्राउंड एंड इफेक्ट। 13B में क्या ग्राउंड इफेक्ट दिए गए हैं, इस चीज़ को देख लीजिए। आगे अब आप आगे मेंटेनेंस वाला प्रोविजन देख सकते हैं कि किसको मेंटेनेंस का राइट है, और इसके रिलेवेंट सेक्शन एक्ट वगैरह में दिए गए हैं, किस एक्ट में कौन सा रिलेवेंट सेक्शन है, किसको राइट दिए गए हैं, इस चीज़ को देखिएगा। फिर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन के रिलेटेड क्या सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 26 में है हिंदू मैरिज एक्ट के, तो आप कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन देख लेना। तो सेक्शन 26 अब हमारा नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट हो जाता है हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो सक्सेशन एक्ट में हमें फिर यही चीज़ की इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह को देखना है, फिर इसके डेफिनेशन क्लाउज को देखना है। इसमें हमें मेनली इंटेस्टेड एंड टेस्टामेंट्री रूल्स वगैरह जो है प्रॉपर्टी को लेके इन चीज़ को देख लेना है। फिर स्त्री धन वगैरह जो इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा कैसा का कॉन्सेप्ट है, कौन सा रिलेवेंट सेक्शन है, कब इसको ऑनरशिप का राइट वगैरह मिला, किस अमेंडमेंट से मिला, तो ये चीज़ आप देख लेना। 19 है, तो ये सक्सेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है इस चीज़ को हमें देखना है। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है पर स्टाइप पर कैप्टा, तो इस चीज़ को आप देख लेना। फिर आपका सक्सेसर देख लेना है कि हु इज डिस्क्वालीफाइड, कौन से सक्सेसर डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं और किस ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इसके सेक्शंस को आप जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका जॉइंट हिंदू फैमिली आता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में हमें कोपासनरी और रोल ऑफ कर्ता, कोपासनरी कौन होते हैं और उनका जो रोल ऑफ कर्ता क्या होता है, कर्ता जो उनका क्या रोल है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में हमें ये चीज़ देखना है। फिर मिताक्षरा और दायभा के लेखक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। और फिर आपका आगे आ जाता है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप से भी आपका क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, किस सेक्शन में दिया गया है, इसके क्या रेलिवेंट सेक्शंस वगैरह को, अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के द्वारा रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को समाप्त किया गया। अब रूल ऑफ सर्वाइवरशिप नहीं है प्रचलन में, इसको तो किस अमेंडमेंट से समाप्त किया गया, ये चीज़ देख लीजिएगा, और साथ ही इसका सेक्शन कौन सा है। फिर हमारा पायस ऑब्लिगेशन, इसका रेलिवेंट सेक्शन देख लीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को आप कवर कर लीजिएगा। फिर हमारा पार्टीशन आ जाता है, तो पार्टीशन का क्या मेथड है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो इस चीज़ को कवर कर लेना है।
आगे हमारा आ जाता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो इसके भी हमें क्या देखना है, इसके डेट कमेंसमेंट वगैरह को और एक्ट नंबर वगैरह को देख लेना है। फिर इसमें हमें डेफिनेशन क्लास देखने हैं। तो इसके डेफिनेशन में हमें जैसे कि माइनर गार्जियन, नेचुरल गार्जियन, इन सब के डेफिनेशन को कवर करना है, जिसमें कि सेक्शन 6-7 को नेचुरल गार्जियन के साथ पढ़ना है। फिर इसका जो नेचुरल गार्जियन का पावर है वो सेक्शन 8 में दे रखा है, तो आप इस सब चीज़ को देख लीजिएगा। फिर टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है वो सेक्शन 9 में दे रखा है। फिर गार्जियनशिप का जो टाइप्स है, नेचुरल गार्जियनशिप, टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप वगैरह, तो इसके टाइप्स को देख लीजिएगा और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस चीज़ को देख लीजिएगा रिलेट टू सेक्शन, सेक्शन से रिलेट करके। अब क्या क्या की प्रोविजन वगैरह है, इनसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होंगे उनको आप कवर कर लेना। सक्सेस का आता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यहाँ भी हमें क्या करना है, इंपोर्टेंट डेट वगैरह को देख लेना है। फिर इसका डेफिनेशन क्लास वगैरह को देखना है, जैसे कि इसमें हमको माइनर वगैरह का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ को आप देख लीजिएगा कि किस बच्चे का अडॉप्शन किया जाता है, कौन कर सकता है, कितने उम्र का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये सब वाला प्रोविजन आप जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं कि अगर कोई फीमेल किसी मेल बच्चे को अडॉप्ट कर रही है तो उनके बीच डिफरेंस, एज डिफरेंस क्या होना चाहिए। अगर कोई मेल मेंबर किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनके बीच एज डिफरेंस कितने होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आपके एग्जाम में बनाए भी जा सकते हैं। तो आप इससे रिलेटेड प्रोविजन जरूर देख लेना, कौन से सेक्शन में दिया गया है और एज डिफरेंस क्या है। फिर आपका अडॉप्शन का कंडीशन क्या है, लीगल इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि अगर हम एडॉप्शन के जो भी एसेंशियल्स हैं, जो कंडीशन है उसका फुलफिलमेंट नहीं करते तो क्या लीगल इफेक्ट पड़ सकता है, एडॉप्शन वैलिड होगा, वाइड हो जाएगा, क्या होगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। एक बार एडॉप्शन किया गया तो फिर उस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है या नहीं, तो ये सब वाला प्रोविजन आप जरूर कवर कर लीजिएगा। फिर हमारा मेंटेनेंस आ जाता है, किसको राइट है मेंटेनेंस का, क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे मेंटेनेंस दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा। इसके कुछ रिलेवेंट एक्ट्स में अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं और इसका सेक्शन आप देख लीजिएगा कि यहाँ इस एक्ट में कौन से सेक्शन में किसको राइट दिया गया है और क्या ग्राउंड दिए गए हैं मेंटेनेंस के। अब हमारा अब हमारा फैमिली लॉ का दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में हम देखेंगे कि ये भी वही पर्सनल लॉ है, पर्सनल मैटर पे अप्लाई करता है। तो कौन कौन सा पर्सनल मैटर है इस चीज़ को कवर करना है, मुस्लिम कौन है ये आपको देख लेना है। फिर हमें ये चीज़ यहाँ पे देखना है कि सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो चीज़। फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, मुस्लिम लॉ में काफ़ी अमेंडमेंट किए जा गए हैं तो आप अमेंडमेंट को देख लेना। फिर स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ कौन सा है, सुन्नी शिया लॉ वगैरह जो है, तो आप इसको देख लीजिएगा। केस लॉ, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है जैसे लैंडमार्क हो या फिर लीडिंग रिसेंट जो केस लॉज है, जैसे कि ट्रिपल तलाक वगैरह से रिलेटेड जो केस लॉज है उनको कवर करना है। इसमें जैसे शाह बानो का केस है, सायरा बानो का केस है, तो ये सब चीज़, इन सब केस को हमको बहुत अच्छे से कवर करना है। इससे इनसे जरूर एक क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। फिर आगे हमें इसमें आगे देखना है रिलेशन बिटवीन कुरान एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट और कुरान का क्या रिलेशन होता है। जैसे कि ये कुरान को सर्वप्रथम किसने दिया, क्या क्या है कुरान में, तो इन सब चीज़ को हम प्रॉफिट कौन थे, तो ये वाला सब टॉपिक कवर कर लीजिएगा। फिर ऑल एक्ट्स के नेम, ईयर एंड इन्फोर्समेंट डेट याद रखने हैं। मुस्लिम लॉ के केस लॉज रिलेटेड टू मेलाफाइड कन्वर्जन, मेलाफाइड कन्वर्जन क्या है, उससे रिलेटेड जो केस लॉ है जैसे सरला मुदगल वगैरह का केस है, आप उस चीज़ को जरूर याद करिएगा। इसमें आपको सरला मुदगल का केस मिल जाएगा, तो आप मेलाफाइड कन्वर्जन पे केस लॉज वगैरह जो हैं वो जरूर देखिएगा। इस रिलेटेड आपको बीएनएस में प्रोविजन भी मिल जाएगा कि जब मेलाफाइड कन्वर्जन किया जाता है तो उससे रिलेटेड किस सेक्शन के तहत उसे दंडित किया जाता है। जैसे अक्सर ये बाइगेमी वाले प्रोविजन में हमें देखने को मिलता है। अब हमें निकाह मैरिज को, अब हमें निकाह और मैरिज से रिलेटेड देखना है क्या क्या की डेफिनेशन क्या है, इसके डिफरेंट जुरिस्ट के द्वारा डिफरेंट अलग अलग ओपिनियन दिया जाता है मैरिज यानी निकाह को लेके, जैसे अल्लाह दया के अकॉर्डिंग, और भी ऐसे काफ़ी सारे इसमें काफ़ी सारे जुरिस्ट का अलग अलग ओपिनियन है निकाह को लेके, तो हमें वो देखना है। फिर क्या एसेंशियल्स है निकाह के, टाइप्स क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ निकाह कब होता है, मैरिज कब होता है, तो इस चीज़ को देखना है। फिर हमें डाइवोर्स की प्रोविजन को देखना है, निकाह का प्रोविजन वगैरह बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर हम डाइवोर्स की प्रोविजन को कवर करेंगे। डाइवोर्स में हमें देखना है कि कितने टाइप्स के डाइवोर्स एंड का फॉर्म्स हैं, फिर रिलेवेंट एक्ट, किस एक्ट्स के द्वारा किसको राइट्स दिए गए हैं। फिर अमेंडमेंट देखना है जैसे कि ट्रिपल तलाक वगैरह। अब हम आगे डावर मेहर के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के मेहर हैं, और इन मेहर में भी हमें देखना है कि कौन मेहर के बारे में डिफरेंट जूरिस्ट जो होते हैं वो क्या डेफिनेशन देते हैं। फिर हमें इन्फोर्समेंट ऑफ डावर के बारे में लिखना है कि जो डावर है वो कब से इन्फोर्स होता है, कितने दिए जाते हैं, नहीं देने पे क्या होगा, तो इन सब चीज़ के इम्पैक्ट वगैरह को हमें देखना है।
हम इद्दत के बारे में डिस्कस करेंगे कि इद्दत में इद्दत का टाइप्स क्या है वो देखना है हमें। फिर पीरियड ऑफ इद्दत, डिफरेंट डिफरेंस, इनफैक्ट सुन्नी और शिया लॉ में इद्दत पीरियड में डिफरेंस होता है, किसमें मान्य है नहीं मान्य है इस चीज़ को देखना है। फिर इम्पैक्ट ऑफ निकाह ड्यूरिंग इद्दत, अगर हम इद्दत के दौरान निकाह कर लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये चीज़ देख लेना है। फिर हमें हाउ टू कंप्यूट इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड कब से काउंट होता है, किस तरीके से काउंट होता है, तो ये डिफरेंस आप जरूर देख लीजिएगा। फिर आप आगे डिफरेंसेस बिटवीन सुन्नी एंड शिया लॉ, निकाह और डाइवोर्स रिलेटेड का, और इनफैक्ट इद्दत से तीनों ही चीज़ें कुछ बहुत खास डिफरेंस देखने को मिलते हैं सुन्नी और शिया लॉज में। तो इस डिफरेंस को आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। तो इन तीनों पॉइंट पे जो डिफरेंसेस है उस चीज़ को आप जरूर कवर कर लीजिएगा। फिर हमारा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी आता है, किसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी और कब मिलता है इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब आगे इसमें हमारा मेंटेनेंस आ जाता है, तो किसको राइट्स है मेंटेनेंस का, और किस सेक्शंस के द्वारा और किस रिलेवेंट लॉज के द्वारा मेंटेनेंस का राइट दिया गया है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। फिर हमारा गार्जियनशिप जो प्रोविजन है, टाइप्स एंड ड्यूटीज वगैरह जो है गार्जियनशिप के टाइप्स क्या है उसको देखना है। फिर ड्यूटीज क्या है गार्जियन के उस चीज़ को देखना है। फिर सक्सेशन में हमें रूल ऑफ शेयर्स के क्या सक्सेशन है, कैसे शेयर किए जाते हैं तो वो देखिएगा। फिर डिस्टिंक्ट किंडर्ड रेजिड्यू, ये डिस्टिंक्ट और किंडर्ड वर्ड जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। आगे आपका हीवा गिफ्ट आ जाता है, जो कि हिंदू लॉ में गिफ्ट कहा जाता है बट मुस्लिम लॉ में हम उसे हीवा कहते हैं। तो गिफ्ट हीवा को हम देखेंगे कि इसके क्या एसेंशियल्स हैं, और फिर इसका कब रिवोकेशन होता है। और उसके बाद आगे हम देखेंगे वक्फ को, वक्फ में क्रिएशन कैसे होता है, वक्फ का इसका मैनेजमेंट कौन करता है ये चीज़ देखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे सुखा के बारे में, प्रियम्पशन जो सुखाधिकार होते हैं वो सुखा क्या है, सुखा का अधिकार किसको है, फिर इसके क्या कंडीशन है इस चीज़ को देखेंगे। विल जो वसीयत है उसमें क्या लिमिटेशन है, क्या वो अपने सारे प्रॉपर्टी को विल कर सकते हैं, या फिर कितने प्रॉपर्टी को विल करेंगे, कितने अपने लीगल हीयर्स के लिए रखेंगे, तो इन चीज़ों को हमें देखना है। फिर एग्जीक्यूशन इसका कैसे निष्पादन होता है वो चीज़ देखना है। अब आगे इसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स कवर करना है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज एंड रिटर्न जो है, इन सब डॉक्ट्रिन को कवर करना है। ये थे इस रिलेटेड पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे यूएलएम एंट्रेंस में। और अब हमारा पॉलीगेमी आता है। पॉलीगेमी में हमें देखना है कि पॉलीगेमी क्या है, किसमें अलाउ है नहीं है। तो हिंदू लॉ में तो ये लागू ही नहीं है, मुस्लिम लॉ में अभी भी लागू है, इसे समाप्त नहीं किया गया है। तो पॉलीगेमी में जो मुस्लिम मेन होते हैं वो मैक्सिमम 4 वाइफ रख सकते हैं एट द सेम टाइम। और अगर अगर वो पांचवी महिला से शादी करते हैं, अगर वो पांचवी मुस्लिम महिला से अगर वो शादी कर लेते हैं कोई मुस्लिम मैन, तो क्या होगा उस विवाह का, क्या होगा वो जो पांचवी विवाह है उस विवाह का क्या होगा, वो जो पांचवी विवाह वो वैलिड होगा, वाइड होगा, इरेगुलर होगा, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। फिर रिलेटेड केस लॉ, पॉलीगैमी से रिलेटेड क्या केस लॉ है आप उस चीज़ को देखिएगा। इसमें सटको सल्ला मुनकिल का केस मिल जाएगा, बीएनएस में प्रोविजन मिल जाएगा, इसके दंडात्मक प्रोविजन आपको बीएनएस में मिल जाएंगे। अब उसके बाद हमें देखना है ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग, कब हम बीएनएस की तरफ से चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ पनिशमेंट दिया गया है, तो यही सब चीज़ है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छी लगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मिक्स्ड एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी चल रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट कीजिए जरूर, कि अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उतनी जल्दी आपके लिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू ला देंगे। कुछ पेपर ऐसे हैं जिनका आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।